नमस्कार, मैं हर्षित सिंह सिकरवार। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ युवा कवि जो कि मेरे प्यारे मामा श्री हैं, जिनका नाम है श्री राजपाल सिंह चौहान जी। तो मैं हमारे ब्लॉग में मामा श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित, आपने अपने ब्लॉग में मुझे बुलाया। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको दूसरी किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप ये किताब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने ये किताब लिखी कैसे? हर्षित, ये सवाल काफ़ी कठिन है। एक लेखक से आप पूछें लिखते कैसे हैं, तो लेखक के लिए तो ये बड़ी आसान काम होता है कि कुछ भाव आए और लिख दिया। और इसी संदर्भ में महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है, योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आँख से निकलकर चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो जो कविता है वो अंदर का भाव होता है। लेकिन कविता लिखने कैसे लिखते हैं, आपने सवाल पूछा, तो मैं इसमें ये कहूँगा, सबसे पहले तो आपको अर्थ समझना आना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको गाय के ऊपर निबंध लिखना है तो आपको सबसे पहले तो गाय के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन कविता के साथ में एक पीड़ा आप महसूस करते हैं किसी चीज में, तो आप अच्छा लिख सकते हैं। तो त्रासदी का दौर, ये आपको टाइटल ये दिमाग में कैसे आया कि ये बुक का नाम त्रासदी का दौर ही लिखें? त्रासदी का दौर के बारे में कहें तो कोरोना महामारी का जो समय था वो भीषण संकट वाला समय था, और ये एक ऐसा दर्दनाक मंजर था जब हर तरफ महामारी मची हुई थी। लोग तड़प रहे थे, इलाज नहीं मिल पा रहा था लोगों को, और तमाम तरह की पीड़ा थी। तो उसे एक तरीके के त्रासदी ही कहा जाएगा। जब लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, अस्पतालों में लोगों को परेशानियां आ रही थी। आपने भी देखी होगी, वीडियोज में देखा हो, तो लोग अपने घर लौट रहे थे, पैदल ही लौट रहे थे। तो इस किताब से आप क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? मैं इस किताब से संदेश यही देना चाहता हूँ कि आगे वाली जो पीढ़ी है, जो अभी इस समय अपना जीवन जी रही है, तो वह तैयार रहे कोई भी महामारी के लिए। क्योंकि जब महामारी आती है या युद्ध का समय होता है तो अचानक से आता है, ये बता करके नहीं आता। और ऐसे माहौल में क्या करना होता है, हमें तैयार रहना पड़ता है अपने देश के लिए। और समय ना हमारे अंदर ये जातिवाद होना चाहिए, ना हमारे अंदर क्षेत्रवाद होना चाहिए। उस समय हम सिर्फ भारतीय होते हैं। जब युद्ध का समय होता है तो हमें भारतीय होने के नाते जिसकी भी हम मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें, एकजुट होकर के, और देश के लिए खड़े हों। अच्छा, तो आपकी पहली किताब वन हार्ट टू स्टोरी, जो कि एक प्यार में लिखी गई है, प्यार की कहानी के ऊपर लिखी गई है, और दूसरी त्रासदी का दौर, ये बिल्कुल अलग है। तो इसका कुछ बता सकते हैं आप कारण? हर्षित, इस बारे में मैं कहूँगा कि जब मैंने पहली किताब लिखी थी तो वह भी अचानक से लिखी गई है। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैं किताब लिख रहा हूँ, बस कुछ था खालीपन, और बस उसमें एक कॉपी ली, एक पेन लिया और लिखना चालू कर दिया। तो बाद में किसी ने कहा ये तो किताब हो गई, इसे तो पब्लिश होनी चाहिए। तो इस तरीके से पहली किताब लिखी गई। और दूसरी किताब के बारे में कहें तो कोरोना का समय था, सबको पता है कि कैसे हालात थे। तो उस समय मैं भी हॉस्पिटल में रहा, मैंने भी कई दिन हॉस्पिटल में अलग अलग पेशेंट के लिए, अलग अलग मरीजों के लिए काम किया। तो उस समय में जो महसूस करता था, वो उस दर्द को मैंने कविता के रूप में अपने आप, सरस्वती माता की कृपा हुई और लेखक ने लिख दिया, और ये किताब आपके सामने तैयार है। तो कोरोना काल में आपने कई सामाजिक कार्य किए, उसका कैसा अनुभव रहा? जैसे गरीब लोगों को खाना देना, कपड़े देना, और भी लोगों की मदद करना, तो ये आपका कैसा अनुभव रहा? हर्षित, इसके बारे में मैं कहूँगा कि हम लोगों को ये तो बेसिक संस्कार होने चाहिए। हम लोग अपने घरों में रामायण हम लोग सुनते हैं, तो रामायण में एक चौपाई आती है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सही नहीं अधिमाई। तो जब आप दूसरे के संकट में समय साथ नहीं देते हैं, तो ऐसे ही जब मातृभूमि पे संकट आता, देश पर संकट आता, तो हमें साथ निभाना चाहिए। तो मैंने एक अपनी सहभागिता निभाई एक भारतीय होने के नाते, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो किताब की कौन सी कविता आपको ज़्यादा पसंद है? एक कवि के लिए, एक माँ के लिए जैसे होता नहीं कि हर बेटा उसको प्यारा होता है, वैसे एक कवि को अपनी हर कविता से प्यार होता है। तो इस किताब की जो कविता मुझे प्यारी है, मैं वो कविता आपको बताता हूँ। संवेदना, इसमें एक कविता है, आती है संवेदना।
संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा, संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ ना देखा, अपने गुलिस्तां को कभी इतना लाचार ना देखा, हर तरफ चल रही थी लूट काला बाजारी। उस समय ऐसे हालात थे कि हर तरफ लोग लूटने में लगे हुए थे, कोई जैसे दवा के रूप पर, कोई मास्क के लिए, कोई सैनिटाइजर के हाँ लिए। सैनिटाइजर के लिए। तो मैंने लिखा था कि संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ न देखा, अपने गुलिस्तां को कभी इतना लाचार न देखा, हर तरफ चल रही थी लूट काला बाजारी, कभी वतन को अपनों से इस कदर लुटते न देखा, संवेदनाओं का ऐसा खिलवाड़ न देखा, अपने ही लगे थे अपनों का शिकार बनाने। कोई बाहर के दुश्मन इस समय नहीं आए थे, कौन लोग थे? अपने ही थे, अपने ही लगे थे अपनों को शिकार बनाने, अपनी दुकान चमकाने, अपना व्यापार बढ़ाने। कोई 10 की दवा 200 में दे रहा था, कोई 10 की दवा 200 में दे रहा था, कोई 1000 के इंजेक्शन के लाखों ले रहा था, कोई 1000 के इंजेक्शन के लाखों ले रहा था, कोई ऑक्सीजन की चोरी कर रहा था, कोई एम्बुलेंस के बिना हथियारों की लूट रहा था। तो ऐसा माहौल था कि आप एम्बुलेंस 5-5 किलोमीटर के लिए 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे थे। बहुत गंभीर हालत थे और पीड़ादायी हालत थे। तो उन हालातों में ये सब कविताएं लिखी गई हैं। अच्छा, तो बच्चों के लिए इस किताब में क्या खास बात है? बच्चों के लिए, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मैं जब ये किताब लिख रहा था तो मैं युवा वर्गों को टारगेट नहीं कर रहा था, मैं टारगेट ये कर रहा था कि आने वाली पीढ़ी जब लाइब्रेरी में जाएगी, पुस्तकालय में जाएगी या अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पर कोविड को लेकर के पढ़ना चाहेगी, तो उन्हें कुछ न कुछ एक ऐसी किताब मिले जिसमें ना किसी का पक्ष हो, ना किसी का विरोध हो, अंध विरोध ना हो, जो हो एकदम तटस्थ, मतलब जो देखा गया जो उसी को हकीकत के रूप में लिखा गया। तो ये त्रासदी का दौर इस तरीके से लिखी गई है। और बच्चों के लिए इसमें प्रकृति से लेकर के कविता है कि प्रकृति को कैसे हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने पूजा है, और कैसे कोरोना महामारी में प्रकृति को दर्द को महसूस हुआ कि प्रकृति किस लिए हमारे जीवन में उपयोगी होती है। तो नेचर है और अलग अलग टॉपिक हैं इसमें। अच्छा, हम जैसे बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई के अलावा और कुछ और काम करते हैं तो हमें मम्मी पापा की डांट सुनने को मिलती है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज के बाद आपने किया हो कि हाँ मैं लेखक बनना चाहता हूँ, तो आपको अपनी मम्मी पापा से डांट पड़ी है? ऐसा होता है क्योंकि मैं कोई चांद से आया हुआ इंसान नहीं हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपने काम के अलावा कोई काम करते हैं, जैसे आपको होमवर्क अगर बचपन में दिया गया है, आप होमवर्क खत्म करके कुछ काम करते हैं तो आप, उनके माँ बाप आपको एग्री कर देते हैं। तो मैंने ये जो 2 किताबें लिखी हुई हैं, मैंने अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे फर्स्ट किताब लिखी और ये जब मास्टर्स कंप्लीट कर लिया मैंने तो सेकंड किताब। फिलहाल मतलब यही है कि जब आप अपने काम जो कर रहे होते उसके कंप्लीट करके दूसरा काम करते हैं तो आपको आलोचना और ये इस तरीके की सामना नहीं करना पड़ता। तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर अक्सर किसी ना किसी की मदद मांगी जा सकती है, तो उसकी कोई कहानी या कोई कारण? मेरा कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि मैं हमेशा लोगों से ब्लड मांगते रहता हूँ। कई लोग तो कहते हैं कि तुम खून चूसते रहते हो अपने दोस्तों का। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि लोगों को एक उम्मीद बन गई है। लोगों को लगता है कि राजपाल के पास में मैंने अगर रिक्वेस्ट की ब्लड के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो वो मदद करेगा। तो जब एक व्यक्ति की मदद हो जाती है तो वो 4 लोगों को बताता है और ऐसे करके धीरे धीरे करके सर्कुलेट होता जाता है। कोरोना के समय में लोगों ने अपने आप ही कॉल करना चालू किया। मैंने किसी को पोस्टर नहीं लगाया, ना बैनर छपवाया कि मेरे भैया मुझे कॉल करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लोग अपने आप ही करने लगे। लोगों को उम्मीद लग रही थी कि हाँ इसके पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ हमारी हेल्प होगी। तो लोग आते गए और ईश्वर की कृपा से कुछ कोशिश की, कुछ लोगों में सफल हुए, कुछ में असफल हुए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की, अपनी तरफ से 100% दिया। तो इसके बाद आपकी लेखनी किस ओर जाएगी, तो कुछ बता सकते हैं आप इस बारे में? मानस की मुझे चौपाई एक बड़ी प्यारी है और मैं इसे बहुत ज़्यादा मानता हूँ। होई है सोई जो राम रची राखा। अब जो भगवान राम जी ने लिखा होगा, मैं ऐसा कहूँ कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ या वो लिखना चाह रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि लिखता रहूँगा और आगे भी किताबें आएंगी। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप लोग त्रासदी के दौर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को भी पढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप महामारी को नहीं समझ पाएंगे, आखिर हर 100 साल में महामारी क्यों आती है और महामारी के समय में देश को क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को
समझने के लिए मैं कहूँगा कि त्रासदी का दौर को पढ़ना चाहिए। और त्रासदी का दौर ये भी है, हकीकत है कि अस्पतालों में उस समय क्या हालत चल रहे थे। आगे वाली पीढ़ी अगर देखना चाहेगी कि उस समय कैसे हालत थे, तो उनको कुछ न कुछ तो साहित्य मिलना चाहिए। तो अपनी छोटी सी कोशिश है, और मुझे लगता है त्रासदी का दौर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मामा, आपने हमारे लिए समय निकाला। और सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्रासदी का दौर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे प्यारे मामा श्री की किताब है। और तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हर्षित सिकरवार व्लॉग्स को। ओके, बाय। हर्षित के बारे में मैं कहूँगा कि हर्षित ने जो ब्लॉगिंग करना शुरू किया, काफ़ी छोटे प्रयास से किया और आज अच्छा ब्लॉगिंग में कर रहा है। मैं कहूँगा कि आप लोग अपना प्यार हर्षित को दें। जय हिंद, जय